चंद्रकला टीले वाले बाबा के यहाँ से निकलकर अपने घर जा रही थी। टीले वाले बाबा ने चंद्रकला को 11 रुद्राक्ष दे तो दिए थे, लेकिन चंद्रकला ये नहीं तय कर पा रही थी कि वो ये रुद्राक्ष किन किन को दे। ये कैसे पता चलेगा कि मालती का अगला शिकार कौन है, क्योंकि उसने सुनीता और उसके बच्चे को मारा था, लेकिन सुनीता का तो इन सब से कोई लेना देना ही नहीं था। तभी उसके दिमाग में कुछ ऐसा आया कि वो चलते चलते रुक गई और उसने मन ही मन खुद से कहा, उसने सुनीता को मारा और उसके बच्चे का खून पिया। मालती जब मरी थी तो खुद भी एक गर्भ से ही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं मालती अपना बदला पूरा करने के लिए हर गर्भवती महिला को मारना चाहती है। तो इसके लिए तो सबसे पहले तो मुझे जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं गांव में, उन्हें ये रुद्राक्ष दे देना चाहिए। ये सोचकर चंद्रकला ने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने शुरू किए। कुछ दूर चलने के बाद उसके कदम फिर रुक गए और वो खुद से कहने लगी, लेकिन मैं ये कैसे पता करूंगी कि गांव में कौन कौन पेट से है। गांव में कल ही इतना बड़ा अनर्थ हुआ है जिसके लिए सब लोग मुझे ही दोषी समझ रहे हैं, और अगर मैंने आज ही किसी से ये पूछने की गलती कर कि गांव में कौन कौन पेट से है, तो ये बात और बढ़ जाएगी। इससे अच्छा है कि मैं 1-2 दिन इंतजार कर लेती हूँ, तब तक कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। ये सोचते सोचते चंद्रकला गांव की तरफ जाने की बजाय अपने घर की तरफ निकल गई। चंद्रकला ने तो 1-2 दिन का इंतजार करने का सोच लिया था, लेकिन मालती इंतजार करने वालों में से नहीं थी। उसे तो जल्द से जल्द 8 बच्चों का खून पीकर अपना लक्ष्य पूरा करना था और वो अपने काम में लग चुकी थी। लेकिन मालती के लिए भी समस्या ये थी कि पेट के अंदर बच्चा कम से कम 5-6 महीने का होना चाहिए। उसके बाद ही बच्चा बड़ा होने लगता है और फिर उसका खून पी पाएगी। मायापुर कोई बहुत बड़ा गांव नहीं था जहां एक ही समय पर बहुत सारी औरतें गर्भ से और उसके बाद बच्चा भी कम से कम 5-6 महीने का हो जाए। इसीलिए मालती के लिए भी अभी अपना शिकार ढूंढना इतना आसान नहीं था। उसने बिना देरी किए घर घर जाकर अपना शिकार ढूंढना शुरू कर दिया। अब तो उसे चंद्रकला का भी डर नहीं रह गया था। आधी रात बीत चुकी थी। यामिनी के लिए भी अब ये सही समय था उस किताब को ढूंढने का, पर यामिनी नहीं चाहती थी कि जिस तरह योगेंद्र के आदमी गलत किताबें उठा लाए थे, राघव भी मंदिर से गलत किताब उठा के ले आए। इसीलिए उसने निश्चय किया कि वो और योगेंद्र भी राघव के साथ जाएंगे। क्योंकि पूर्णिमा की रात आने वाली थी तो चांद की रोशनी भी अपने चरम पर थी। इसीलिए आधी रात होने के बावजूद भी मायापुर की गलियां चांद की रोशनी में जगमगा रही थी। तो तीनों ने साथ में लालटेन लेना जरूरी नहीं समझा, पर कोई इन्हें पहचान नहीं ले, इसीलिए तीनों घर से कंबल ओढ़ कर निकल गए थे। कुछ दूर चलने के बाद ही हनुमान मंदिर आ चुका था। तीनों ने आगे पीछे देखा कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा और मंदिर के अंदर चले गए। इन तीनों के लिए अभी तक ये अंदेशा लगा पाना बहुत मुश्किल था कि चंद्रकला ने उस किताब को कहीं छुपाया नहीं बल्कि दफना दिया है। इसीलिए तीनों को ही लगा कि शायद मंदिर के अंदर ही कहीं छुपाया होगा और वो सीढ़ियां चढ़ते हुए मंदिर के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़े। लेकिन तीनों ये देखकर चौंक गए कि मंदिर के मुख्य दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। यामिनी ने चिंतित होकर योगेंद्र से कहा, भैया यहाँ तो इतना बड़ा ताला लगा हुआ है और इसकी चाबी तो सिर्फ पुजारी जी के पास ही रहती है। ये सुनकर योगेंद्र भी थोड़ा चिंतित हो गया। तभी राघव ने कुछ सोचते हुए कहा, तो चाची इस ताले को तोड़ने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन यामिनी इसके लिए बिल्कुल राजी नहीं हुई। उसने साफ मना करते हुए कहा, नहीं राघव, ताला तोड़ने की आवाज सुनकर अगर आसपास से कोई आ गया और हमें यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। इस पर राघव ने कहा, नहीं चाची, इसकी चिंता आप मत करो। जब राघव ताला तोड़ता है तो पास खड़े आदमी को भी नहीं पता चलता। और उसने आसपास कोई पतला सा तार ढूंढा और उस तार को ताले की चाबी वाली जगह लगाई। 2-3 बार में ही ताला खुल गया।
यामिनी और योगेंद्र ये देखकर काफी अचंभित रह गए, क्योंकि उन्होंने ताला तोड़ने का ये तरीका कभी नहीं देखा था। राघव ने ताला तोड़कर हंसते हुए कहा, शहर के चोरों के साथ रहकर यही सब सीखा है, और ये तो कुछ भी नहीं, ऐसी बहुत सारी परतें हैं जो धीरे धीरे खुलेंगी। राघव दरवाजा खोलकर अंदर घुसा और यामिनी ने खुश होकर धीरे से योगेंद्र से कहा, देखो भैया, अब आप ही बताओ, राघव को वापस मायापुर बुलाने का निर्णय सही था कि नहीं? योगेंद्र भी राघव से काफी प्रभावित हो चुका था। उसने भी यामिनी से कहा, हाँ यामिनी, सच कह रही हो, पता नहीं शहर में किन किन चोर उचक्कों के साथ रहकर आया है। बात करते करते सब लोग अंदर गर्भगृह के सामने पहुंचे। अंदर काफी सारे अखंड दिए जल रहे थे, जो मंदिर में 24 घंटे चलते रहते हैं, जिसकी वजह से अंदर भी काफी रोशनी थी। और तीनों ने वहां पर उस किताब को ढूंढना शुरू कर दिया। गर्भगृह के सामने की जगह जहां सब लोग बैठकर प्रार्थना करते, वो तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। यामिनी भी जानती थी कि चंद्रकला इतनी भी बेवकूफ नहीं है कि ऐसे सामने ही कहीं वो उस किताब को रख देगी, तो उन्होंने इधर उधर ढूंढना शुरू किया। तभी योगेंद्र का ध्यान दाहिने तरफ एक छोटे से कमरे पर गया, जिसका छोटा सा दरवाजा था, जो कि बाहर से बंद था, पर उसमें ताला नहीं लगा हुआ था। योगेंद्र ने यामिनी को आवाज लगाई और कहा, यामिनी ये देखो, यहाँ एक कमरा है छोटा सा, शायद इसमें हो। यामिनी योगेंद्र के नजदीक आई तो देखा कि दरवाजे की ऊंचाई बहुत कम थी। एक नजर में कोई भी देखकर ये नहीं कह सकता था कि इसके पीछे कोई कमरा होगा। उसने योगेंद्र की बात में हामी भरी और कहा, हाँ भैया, मुझे भी लगता है इसी कमरे में हो शायद। यामिनी के इतना कहने पर योगेंद्र ने उस कमरे का दरवाजा खोला। तब तक राघव भी वहां आ चुका था। यामिनी और योगेंद्र ने झुककर उस कमरे के अंदर देखा तो अंदर का बहुत सारा सामान रखा हुआ था, जैसे आरती के लिए इस्तेमाल होने वाले ढोल, नगाड़े, जंजीरा और इनके अलावा भी बहुत कुछ। इन्हीं सब के पास किताबों का एक ढेर लगा हुआ था। योगेंद्र और यामिनी ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में चमक आ गई कि जरूर वो किताब इन्हीं किताबों के बीच छुपाई होगी चंद्रकला ने। कमरे के अंदर जगह कम थी और दरवाजे की ऊंचाई भी बहुत कम थी, इसीलिए योगेंद्र अकेला ही कमरे के अंदर गया। राघव और यामिनी बाहर ही खड़े रहे। योगेंद्र अंदर से एक एक करके किताबें बाहर की तरफ पकड़ाने लगा। यामिनी पन्ने पलट पलट कर देखने लगी, पर सभी किताबें भगवान की आरतियों, पूजा पाठ की या मंत्रोच्चार की थी। जैसे जैसे किताबें खत्म हो रही थी, वैसे वैसे यामिनी के चेहरे का रंग उड़ने लगा था। योगेंद्र ने कमरे के अंदर से ढूंढ ढूंढ कर सारी किताबें निकाल कर बाहर पकड़ा दी थी, पर यामिनी को अभी भी वो किताब नहीं मिली थी जो उसे चाहिए थी। यामिनी गुस्से में आग बबूला हो गई और सारी किताबें उठा उठा कर फेंकने लगी और बोली, नहीं नहीं नहीं, इनमें से एक भी किताब वो नहीं है भैया। योगेंद्र भी तब तक बाहर आ चुका था। राघव और योगेंद्र दोनों ने यामिनी को शांत किया और योगेंद्र ने यामिनी से कहा, शांत हो जाओ यामिनी, कहीं ना कहीं तो वो किताब जरूर मिल जाएगी। योगेंद्र का यामिनी को ऐसे शांत करते देख राघव को अब ये बात थोड़ी खटकने लगी थी और वो मन ही मन कहने लगा, आखिर ऐसा क्या है उस किताब में जो चाची उस किताब को पाने के लिए इतना परेशान हो रही है? गांव वालों को बचाने के लिए? नहीं नहीं, चाची इतनी शरीफ तो है नहीं कि अपनी जान जोखिम में डालकर गांव वालों की रक्षा करने का सोचे। तो क्या वो काला साया चाची की जान लेना चाहता है? शायद हो सकता है क्योंकि उस दिन इसी काले साया ने हवेली में भी चाची पर हमला किया था। आखिर है कौन ये काला साया और चाची से इसका क्या संबंध है? कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर है जो चाची मुझसे छुपा रही है, लेकिन क्या? तभी यामिनी की आवाज से उसका ध्यान टूटा। यामिनी ने चिल्लाकर कहा, पता नहीं कहाँ दफना दिया चंद्रकला ने उस किताब को। बोलते बोलते यामिनी रुक गई और उसकी आंखें चमक गई। उसने अपनी ही बात को दोहराते हुए कहा, दफना दिए भैया, राघव, सब समझ आ गया है मुझे।
उस चंद्रकला ने उस किताब को कहीं छुपाया नहीं है, बल्कि मंदिर में ही कहीं न कहीं दफना दी है। योगेंद्र कुछ समझा नहीं। उसने यामिनी से कहा, दफना दिए मतलब? यामिनी ने समझाते हुए कहा, मतलब यही कि चंद्रकला इतनी मूर्ख तो नहीं है कि इतनी जरूरी किताब वो ऐसी ही कहीं रख दी हो। जरूर उसने वो किताब मंदिर में ही कहीं जमीन में दफनाई है, ताकि वो किसी के हाथ न लग जाए। हमें खुदाई करके ढूंढनी होगी। यहाँ जमीन को खोदकर उस किताब को ढूंढने की बात हो रही थी और उधर चंद्रकला इन सबसे अनजान अपने घर पर सो रही थी। नीति और चंद्रकला दोनों शांति से सो रहे थे कि तभी अचानक ही मंदिर की घंटी जमीन पर गिरी, जिससे चंद्रकला की नींद खुली। वो उठी और उठकर उस घंटी को वापस मंदिर में रखा। तभी उसका ध्यान अपने घर पर गया, जो अभी भी तहस नहस पड़ा था। इन सब में चंद्रकला इतनी उलझी हुई थी कि उसे अपना घर ठीक करने का भी समय नहीं मिला। लेकिन ये देखकर चंद्रकला थोड़ा उदास हो गई और वापस जाकर अपने बिस्तर पर सो गई। लेकिन अब उसे नींद नहीं आ रही थी और ना जाने क्यों उसकी बेचैनी बढ़ने लगी थी। वो सोचने लगी कि यामिनी के आदमी मेरे घर में आकर किताब ढूंढ के गए हैं। अब यामिनी वो किताब ढूंढने के लिए कुछ भी करेगी। और उस दिन जब मैं वो किताब दफनाने मंदिर जा रही थी, तब कोई आदमी मेरा पीछा भी कर रहा था। हो सकता है वो आदमी यामिनी का ही हो। इसका मतलब यामिनी वो किताब ढूंढते ढूंढते मंदिर तक भी जाएगी। अब मुझे ये पता करना होगा कि वो आदमी जो मेरा पीछा कर रहा था वो यामिनी का ही था, या फिर कोई और भी है जो उस किताब के पीछे पड़ा हुआ है। ये सोचकर चंद्रकला वहां से उठी और मंदिर की तरफ जाने लगी। वहां मंदिर में यामिनी की बात सुनकर राघव और योगेंद्र दोनों चौंक गए। योगेंद्र ने यामिनी से कहा, अरे यामिनी, तुम क्या मूर्ख हो गई हो? मंदिर में खाली जगह पता है कितनी है? कहाँ कहाँ खोदेंगे और कब तक? अगर सुबह होने तक किताब नहीं मिली तो क्या कहेंगे गांव वालों को? इस बात पर राघव ने भी साथ दिया और कहा, हाँ चाची, मामा ठीक कह रहे हैं। मंदिर की पूरी जमीन खोद कर ढूंढने में कम से कम 10 दिन लग जाएंगे। क्या जवाब देंगे लोगों को? क्यों खोद रहे हैं? इस बात से यामिनी भी सोच में पड़ गई, क्योंकि दोनों की बात जायज थी। तभी यामिनी ने सोचते हुए कहा, लेकिन सुनो, मंदिर के आधे से ज्यादा हिस्से में बगीचा बना हुआ है और घास उगी हुई है। वहाँ तो चंद्रकला ने उस किताब को दफनाया नहीं होगा। इसके अलावा कुछ हिस्से में पक्की जमीन है, वहाँ पर भी नहीं दफनाई होगी। इसके अलावा बस थोड़ा ही हिस्सा बचता है जहाँ किताब दफनाई जा सकती है, तो उतनी जमीन तो खोदी जा सकती है ना। यामिनी की ये बात दोनों को ठीक लग रही थी। राघव ने भी कहा, हाँ, उतनी तो खोदी जा सकती है। तो ठीक है, फिर अब ज्यादा समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं खोदना। राघव की बात से दोनों सहमत हुए और सीढ़ियों से उतरकर नीचे की तरफ जाने लगे। और उधर चंद्रकला भी मंदिर की तरफ आने के लिए जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ा रही थी। यामिनी, योगेंद्र और राघव मंदिर की सीढ़ियों से उतरकर बगीचे और पक्की जमीन को छोड़कर कच्ची जमीन के यहाँ पहुँच चुके थे। अंततः तीनों वहीं पर थे जहाँ चंद्रकला ने वो किताब दफनाई थी। तीनों ने एक दूसरे को देखा और जमीन को खोदने का इशारा किया। तभी मंदिर के दरवाजे के खुलने की आवाज आई। तीनों बहुत ज्यादा डर गए, दौड़ कर गए और एक दीवार के पीछे छुप गए। जैसे ही दरवाजा खुला, तीनों ने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि चंद्रकला ही थी। ये देखकर तीनों की आंखें फटी की फटी रह गई। चंद्रकला जैसे ही अंदर आई, उसने ऊपर देखा तो मंदिर का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। चंद्रकला दौड़कर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की तरफ भागी। मंदिर के अंदर जाकर देखा कि वहाँ चारों तरफ किताबें फैली हुई थी। चंद्रकला को यकीन हो गया था कि यहाँ यामिनी ही आई होगी, पर वो ये भी जानती थी कि उसने उस किताब को यहाँ नहीं दफनाया था। इसीलिए दौड़कर वापस नीचे की तरफ भागी, जहाँ उसने वो किताब दफनाई थी। उधर दीवार के पीछे यामिनी ने दोनों से कहा, चंद्रकला इतनी रात को यहाँ आई है, इसका मतलब ये तो साफ है कि वो किताब है तो कहीं मंदिर में ही। तभी तीनों ने देखा कि चंद्रकला नीचे दौड़ते हुए आ रही है। तीनों चुप हो गए और वापस दीवार के पीछे छुप गए।
चंद्रकला नीचे आकर वहीं पर गई जहां उसने किताब को दफनाया था, पर चंद्रकला ने वहां पर कोई भी खुदाई नहीं देखी। पर जैसे ही चंद्रकला ने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई, पर उसे वहां कोई भी नजर नहीं आया। चंद्रकला ये सोचकर निश्चिंत हो गई कि यामिनी को शायद पता नहीं चला कि किताब जमीन में दफनाई गई है। चंद्रकला अब निश्चिंत होकर वहां से निकल गई। चंद्रकला के निकलते ही तीनों खुशी से झूम उठे। यामिनी ने खुश होते हुए कहा, इसका मतलब हमारा अंदेशा बिल्कुल सही था, वो किताब उसने यहीं छुपाई है। चलो राघव, जल्दी से बगीचे में से फावड़ा लेकर आओ और खोदना शुरू करते हैं। राघव जल्दी से फावड़ा ले आया, पर राघव ने अभी तक 2 फावड़े ही जमीन खोदी थी कि तभी फिर से दरवाजा खुलने की आवाज आई। ये देखकर तीनों की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या यामिनी को वो किताब मिल जाएगी या फिर से चंद्रकला यामिनी को हरा देगी?